फर्स्ट जो आर्टिकल है ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेके है। देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये 2016 से पहले नहीं हुआ करती थी। पहले एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी, फिर थोड़े चेंजेस करे गए। एक्ट कभी भी आ जाए तो आरबीआई एक्ट आएगा 1934 वाला ही, वही चलता आ रहा है। फिर उसके बाद मल्टीपल चेंजेस हुए, जैसे बोर्ड में मेंबर्स बैठा करते थे। पहले मेन रोल गवर्नर का हुआ करता था। जब एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है तो 6 मेंबर्स की बॉडी बना दी जाती है, तो सबका मल्टीपल रोल आ जाता है। कोरम डिसाइड करा गया। कोरम मतलब मीटिंग में एटलीस्ट कितने मेंबर्स चाहिए होंगे। जैसे कोरम आप पार्लियामेंट के केस में भी पढ़ते हो, हाउसेस के केस में भी पढ़ते हो, वहां पे लिखा होता है ना कि 1/10 मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए। वैसे एमपीसी की मीटिंग के लिए कोरम कितना सेट करा गया, तो 4 मेंबर्स का करा गया। उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं जिनके, गुड मॉर्निंग, कुछ टूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे एमपीसी डिसाइड करती है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नाम से पता लग रहा है क्वालिटी को मैनेज करना है यहाँ पे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी, फ्रेमवर्क्स होंगे। पर वहीं पे दूसरी तरफ बोला क्वांटिटेटिव, मतलब आंकड़े होंगे, नंबर्स की बात करी जाएगी। जैसे रेपो रेट अभी लिखा हुआ है इतना 5.25%, तो ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टूल्स हैं, पेपर में सवाल बनते हैं जो अभी तक अपडेटेड है। फैब 2026 तक जो भी अपडेशंस आई है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी हैं। इन केस अगर कोई भी चेंज आता है तो आपने थोड़ा सा अपडेटेड होके ही पेपर के लिए जाना है। करें शुरू फिर इस आर्टिकल को। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी नाम से आपको पता लग रहा है कहीं ना कहीं मनी सप्लाई के कंट्रोल को ये मैनेज करेगा। गुड मॉर्निंग। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया में सबसे पहले तो जो चीज आएगी दैट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक टूल, दूसरे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक टूल। माइक्रो यानी कि छोटे छोटे लेवल्स पे। जैसे आपने दो टर्म्स पढ़ी थी, वन वाज जीडीपी, दूसरी तरफ था जीवीए। जीवीए सेक्टर बेस्ड था, मतलब हर एक सेक्टर में क्या क्या वैल्यू एडिशन होती जा रही है उसके बारे में आप पढ़ रहे थे। जीडीपी सबका कलेक्टिव था। तो वैसे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ते हो तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है, कंपनी डिसाइड करेगी कि उसका प्राइस कितना रखना है। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा उसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे बात करी कंपनी की, पर वहीं पे जब कंट्री की बात करेंगे, मतलब पैन इंडिया लेवल की आप बात कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स के अंदर इंप्लॉयमेंट देखी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इंप्लॉयमेंट को टैकल कैसे करना है, इन्फ्लेशन चेक करी जाएगी, महंगाई क्या उस दर में ही है जो डिसाइड करा गया है 2 ± 4%, मिनिमम 2% हो सकती है या मैक्सिमम 6% हो सकती है। प्लस माइनस का यही मतलब रहता है। अभी जैसे इन्फ्लेशन, इसमें भी थोड़े से चेंजेस हैं। सीपीआई जो इन्फ्लेशन रहेगा वो 2.1% तक एस्टिमेट करा गया है। अब देखो फोरकास्ट वर्ड यहाँ पे यूज करा जाएगा बार बार, क्यों? क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होना है, तो फोरकास्टिंग करी जाएगी। इनिशियली आइडिया लगाया जाएगा कि कितना टाइम लग सकता है इसको। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स होते हैं, यहाँ पे आप बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस देखते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, इन्फ्लेशन को आप चेक कर रहे हो, देन उसके बाद इंप्लॉयमेंट को चेक कर रहे हो, मनी सप्लाई कैसे करवानी है, कितना पैसा लिक्विड करना है। लिक्विडिटी कभी भी शब्द आएगा यहाँ पे तो वो कैश फ्लो के बारे में बात करेगा कि मनी कितनी सप्लाई हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो वन बाय वन सारे एस्पेक्ट देखेंगे हम इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो लीगल बेस कहां से ये चीजें ऑथेंटिक होती हैं, तो गवर्नमेंट ने इसे गवर्न करा है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर है। और 2016 से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, और कमेटी हुआ करती थी, टेक्निकली एडवाइजर कमेटी बोलते थे। एमपीसी का जो ओरिजिन है ये 2016 में शुरू हुआ है। मतलब जो आप 6 मेंबर्स देखोगे ना, आप ये 2016 से चला है ऐसे। पहले जो मेन रोल प्ले किया करते थे वो गवर्नर ही होते थे, और गवर्नर के लिए एक एडवाइजरी बॉडी साथ में काम करती थी जो उनको रिकमेंडेशंस दिया करती थी कि बेटर पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं। पहले ये बताओ, बेस पता लग गया ना, मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि इंप्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सारे टूल्स के ऊपर हम चेक ऑन करेंगे। ठीक है, तो उसको ही मेंटेन करना है ओवरऑल। और कौन से एक्ट के अंदर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है आपकी, तो फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। पॉलिसी रेट, वो जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो आते हैं, उनके कुछ परसेंटेज सेट करे जाते हैं किस एक्ट के तहत, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। एंड कमेटी कौन सी बैठी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसका ओरिजिन बिल्कुल फ्रेश है, 2016 से ही ये बैठनी शुरू हुई। फिर पहले मैं बोल रही थी कि गवर्नर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जब भी ये पॉलिसी रेट सेट करने होते थे। बाद में जब एमपीसी आया 2016 में, तो गवर्नमेंट भी आ गया। कल आई थिंक रिवीजन जब लाइट गई थी तो मैंने बताया था आपको, 3 मेंबर आरबीआई के एंड से होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट के एंड से होंगे। तो मतलब दोनों का इंटरवेंशन आपको मिलेगा पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कैसे करेगा? तो पहले टूल्स को हम देखेंगे, बाद में आपको वैसे आइडिया लग जाएगा कि अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो जाए, यानी कि पैसे का फ्लो बैंक से लोगों की तरफ जाना शुरू करे, तो हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकती है। एकदम से लोग बोलेंगे कि जेब में पैसा तो आ ही गया है, फटाफट से खरीद लेते हैं, पता नहीं कल को वो वापस चले जाए। तो शायद उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, उतनी सप्लाई नहीं थी, डिमांड एकदम से राइज कर गई। जब डिमांड राइज करी तो जो आपका बेचने वाला कंपनी, जो भी स्टेक होल्डर थे, वो क्या डिसाइड करेंगे कि अब इतनी सारी डिमांड आ रही है पब्लिक से, सारे परचेज करना चाहते हैं, एक काम करते हैं प्राइस को बढ़ा देते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन वाली कैटेगरी में भी जा सकते हैं। 50% तक की इन्फ्लेशन हर महीने देखने को मिल सकती है। और सेट कितना करा है टारगेट? 2 to 6%, यानी कि 2 + - 4%। अच्छा, लिखने का जो पैटर्न है ना, वैसे 4 ± 2% लिख देते हैं इसको, ठीक है, पर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 6%। दूसरा जो पर्पस रहता है जॉब क्रिएशन का, जब पैसा मार्केट में फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट को भी कहीं ना कहीं जनरेट करेगा। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, हमारी जो करेंसी है वो कैसे रोल प्ले कर रही है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, तो उस केस में भी ये चेक रखता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था रुपी डेप्रिशिएट कर गया था, तो वो मेंटेन करना है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट हमारा आईएनआर, यानी कि इंडियन रुपी कैसे रोल प्ले कर रहा है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स के अंडर आप देखते हो। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ भी प्रमोट करनी है। ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सर्विसेज गुड्स दोनों की फॉर्म में, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट करनी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखते हो, जो यूपीएससी के सिलेबस में आता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना जाएगा कंज्यूमर के लिए, यानी कि मार्केट के अंदर, वो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। एक कंपनी की बात करी हमने, एक सेक्टर की बात करी, छोटे से सेगमेंट की बात करी, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा आपके वन डे एग्जाम जो रहते हैं उनमें आते हैं। कमीशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक से ज्यादा पूछेगा। जैसे मनी सप्लाई कैसी है, मतलब मनी मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इनके रिवॉल्व क्वेश्चन जो है रिवॉल्व करते हैं आपके कमीशन के पेपर में। ओके, गुड मॉर्निंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, यानी कि एक पर्चा है जिसपे लिखा गया गवर्नमेंट भी और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में हेल्प करेगा, दोनों की कंट्रीब्यूशन रहेगी, ताकि वो जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 4 ± 2% वाली, उसे मेंटेन करके रखा जा सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आएगी और दूसरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आएगा, सेंट्रल बैंक भी रोल प्ले करेगा, तो दोनों पॉलिसी फ्रेमवर्क में हेल्प करेंगे। इसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका एक्ट याद रख लेना 1934, और फाइनेंस एक्ट के अंडर एमपीसी बनाया गया था 2016 के अंदर। और कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 45ZB ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। और इस सेक्शन 45ZB के अंदर बोला गया है कि टोटल मेंबर कितने आएंगे? 6 मेंबर आएंगे। एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कितने मेंबर्स को होल्ड करेगा? दैट इज 6। हाँ, नोट्स बना लेना सारे इसके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है अगर इकोनॉमी आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो। ओके, एमपीसी, अब इसमें बोल दिया कि मेंबर कितने रहेंगे? 6। और जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं, अब पॉलिसी रेट जब भी लिखा होगा ना यहाँ पे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, एमसीएलआर, एमएसएफ, ये सारे आएंगे। अभी एक एक टर्म को हम पढ़ेंगे, पर पॉलिसी रेट मैंने आपको बता दिया कि एक एग्जांपल रेपो रेट आ गया जैसे, तो इन रेट्स को फिक्स करा जाएगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, आरबीआई भी बैठेगा, देन गवर्नमेंट भी बैठेगी। अब देख लो, जो कमेटी पहले हुआ करती थी वो थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जहां पे मेन रोल जो थे वो गवर्नर प्ले करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जैसे अभी कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर? तो संजय है, हाँ संजय है, संजय मल्होत्रा है या मेहता है, मल्होत्रा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो भी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो पहले मेन रोल आरबीआई के गवर्नर प्ले करते थे। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बाकी उनको एडवाइस देते थे, रिकमेंडेशन देते थे कि बेटर पॉलिसी कैसे सेटअप करी जा सकती है। पर अब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। ये 2016 के बाद चेंजेस हुए। अब ये जो 6 मेंबर है, इसमें भी कॉम्पोजिशन कितने की है? तो 6 की है, ये आपको पता लग गया। शुरू के 3 और बाद के 3, ये 3 तो सीधे याद रख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएंगे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री तो आती ही आती है, और भी आ सकते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद नहीं आना चाहते तो अपने डिपार्टमेंट में से किसी भी मेंबर को भेज सकते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है कि ये बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि पॉलिसी रेट्स को कैसे बेटर मैनेज करा जा सकता है। तो 3 मेंबर तो सीधे सीधे आगे गवर्नमेंट के एंड से। बाकी के जो 3 मेंबर्स आएंगे, ये आएंगे आपके सेंट्रल बैंक की तरफ से। जैसे एक आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जो कि चेयरपर्सन होंगे, और दूसरे आएंगे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरे आएंगे वन ऑफिशियल मेंबर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने ही नॉमिनेट करा होगा, यानी कि फिर से किस तरफ से आए, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक नॉमिनेटेड पर्सन होंगे यहाँ पे। इसके अलावा 4 और एक्सटर्नल मेंबर्स बैठे रहते हैं, उनका काम एडवाइजरी नेचर का होता है, वो रिकमेंडेशन देते हैं, और इनका जो टेन्योर बोला 4 साल का है, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार इनके 4 साल खत्म हो गए, टेन्योर खत्म, उसके बाद दोबारा से इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल वर्ड इसको बोल सकते हो आप। तो 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा, ये एक्सटर्नल मेंबर है। और एक्सटर्नल मेंबर ऐसा है कि मतलब जिनको फाइनेंस का नॉलेज होता है, वहीं पे काम कर रहे होते हैं, रिकमेंडेशन का काम रहेगा, एडवाइजरी नेचर रहेगा। ये बाकी के जो 4 मेंबर है, ये एमपीसी का पार्ट नहीं है। एमपीसी में टोटल मेंबर कितने हैं, 6 ही हैं। ये एक्सटर्नल मेंबर बोल रहे हैं तभी कि बाहरी मेंबर्स हैं जो सिर्फ रिकमेंडेशन और एडवाइजरी नेचर प्ले करेंगे। फिर आते हैं कोरम। कोरम जैसे लोकसभा या राज्यसभा में भी मीटिंग इनिशिएट करने के लिए 1/10 प्रेजेंस होनी चाहिए आपके मेंबर्स की। जैसे 545 आ गया तो 1/10 मतलब 55 के आसपास मेंबर्स होने चाहिए, तभी कोई भी मीटिंग इनिशिएट होगी। सेम यहाँ पे भी जो कोरम रहता है वो 4 मेंबर्स का रहता है। 4 मेंबर्स में एटलीस्ट एक जो है उनमें गवर्नर होने ही चाहिए, बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस गवर्नर नहीं आ पाते हैं, तो वहां पे कौन आएगा, फिर डेप्यूटी गवर्नर आ जाएंगे। तो मतलब ये तो होने ही चाहिए उस मीटिंग के अंदर। बाकी 4 मेंबर बोले हैं तो गवर्नमेंट के एंड से भी आएंगे, शायद नॉमिनेटेड मेंबर भी बैठे हो सकते हैं, पर इनको कंपल्शन बोली गई है कि गवर्नर, अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन आएंगे, डेप्यूटी गवर्नर। और जो एमपीसी है ये डिसीजन कैसे लेता है, तो मेजोरिटी वोट के बेसिस पे, मतलब रेशोज आती हैं। जैसे अभी बोला गया कि इस बार जो रेपो रेट है उसको हम 5.25% पे ही पॉज लगा के रखेंगे, और आने वाले कुछ महीने में ज्यादा चेंजेस नहीं करे जाएंगे, शायद यही वाली वैल्यू रहने वाली है। और जब लास्ट टाइम ये करवाया था 24 या 23 के आसपास आर्टिकल, तो उस टाइम पे 6% चल रहा था जो रेपो रेट है। तो मतलब चेंजेस होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आरबीआई कितना फ्लो चाहता है, मनी का जो सर्कुलर फ्लो है वो मार्केट के अंदर जाए। अभी के लिए 5.25% जब बोला, तो वहां पे जो मेजोरिटी वोट था वो इस तरह से था 5:1, मतलब 5 ने सपोर्ट करा, 1 ने डिनाई करा था कि थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उन्होंने अकोमोडेटिव अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करा था। अकोमोडेटिव का मतलब होता है एक्सपांशनरी नेचर। उन्होंने बोला कि और ज्यादा फ्लो होना चाहिए, मतलब और रिड्यूस कर दो। अच्छा, एक पॉइंट और आएगा, दैट इज बेस पॉइंट्स। बेस पॉइंट्स ध्यान रखना, ये आपका चला जाता है 0.01% के आसपास। मतलब अगर एक बेस पॉइंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, 0.01%। ये बेस पॉइंट भी लिखे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5.00 है, यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5.25%, मतलब कितने बेस पॉइंट्स ऐड हुए, 25 बेस पॉइंट्स। तो ये कई बार बेस पॉइंट भी लिखे होते हैं कि इस बार, जैसे एक बार 6 से 6.25 बेस पॉइंट करे थे, बोला कि 25 बेस पॉइंट इंक्रीज कर दिए हैं फ्रॉम 6%। तो मतलब 5 था ना पहले, 0 आ गया, फिर इसमें 25 बेस पॉइंट ऐड हुए तो 5.25%। आपने परसेंटेज में ही याद रखना है, पर न्यूज़पेपर या फिर जब ये मीटिंग होती है तो वहां पे कई बार बेस पॉइंट्स की फॉर्म में भी बात करी जाती है। तो ये बेस पॉइंट पीछे के आ जाएंगे 2 डिजिट जो पॉइंट के बाद के होते हैं। तो बेस पॉइंट तरीका होता है एक तरह से कैलकुलेट करने का, 100th वैल्यू कुछ ऐसे करके इसको डिफाइन करा जाता है। पर ध्यान रखना बेस पॉइंट भी यही होते हैं जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट करा जाता है। ओके, तो कोरम में 4 मेंबर्स आ जाएंगे, और जो कास्टिंग वोट की पावर होती है वो आरबीआई गवर्नर के पास है। अब देखो टोटल 6 मेंबर है, 3:3 का रेशियो भी बन सकता है, तो यहाँ पे डिसाइसिव कौन होगा लास्ट में, आरबीआई के गवर्नर। और अगेन आरबीआई के गवर्नर अगर प्रेजेंट नहीं है तो थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाएगा, फिर से जब वो अवेलेबल होंगे वहां पे तो फिर वो वोट डाल सकते हैं। तो कास्टिंग वोट की पावर इनके पास है। और जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा, इट इज बाइंडिंग इन नेचर। और उसके अलावा डिपार्टमेंट होता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ये अब देखो 6 मेंबर्स का ही काम थोड़ी बचेगा, इतना बड़ा देश है और देश में पैसे का फ्लो आपने कंट्रोल करना है, तो आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होल्ड करने पड़ते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी डिसीजन लिया गया उसके लिए एक डिपार्टमेंट है आरबीआई का, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा कि जो भी पॉलिसी रेट आपने सेट करे हैं उसे मेंटेन करवाना। ठीक है, जैसे शुरू में मैंने बोला एक आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो हो गया, वो जो परसेंटेज में आपने देखा, जो नंबर्स की फॉर्म में आपने देखा। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये अब क्वालिटेटिव उस चीज के ऊपर भी फोकस करेगा। जैसे मॉरल सुएशन, आप एक टर्म पढ़ोगे अभी, मॉरल सुएशन का मतलब है आरबीआई के साथ बाकी बैंक्स कोऑपरेट करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर पनिशमेंट भी होती है। पनिशमेंट किस फॉर्म में होती है, इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में। पहले इंटरेस्ट रेट कम था, आपने बात नहीं सुनी, आपने कोऑपरेशन नहीं करी, तो क्वालिटेटिव के अंडर आप मॉरल सुएशन पढ़ोगे। पहले मनाया आरबीआई ने बैंक्स को, पर वो नहीं सुन रहे, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी एक ही फॉर्म होती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में, कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। ओके, अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स।
सबसे पहले तो ये इंस्ट्रूमेंट एज इट इज ही आपने याद कर लेने हैं। एक क्वालिटेटिव होते हैं, दूसरे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नाम से आपको पता लग रहा है नंबर्स की बात होगी, परसेंटेज की बात होगी। क्वांटिटेटिव के अंदर आप बड़े सारे फैक्टर्स पढ़ोगे, जिसमें से 3 यहीं पे लर्न कर लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओज इनको बोलते हैं, एंड देन बैंक रेट्स आ जाएंगे, देन उसके बाद कैश रिजर्व रेशो आएंगी, एसएलआर आएगा, एमसीएलआर आएगा, एमएसएफ आएगा, मल्टीपल चीजें हैं, देखते हैं अभी। सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स, जिनका नेचर क्वालिटेटिव होता है, जैसे क्रेडिट राशनिंग, कितना क्रेडिट फ्लो करवाना है मार्केट के अंदर। मार्जिन लेंडिंग, मार्जिन लेंडिंग के ऊपर अभी फोकस करेंगे। मॉरल सुएशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि आरबीआई ने परसुएड करा पहले किसको, बैंक्स को, कि आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, अगर बात नहीं सुनी तो पेनल्टी भी होगी। तो मतलब वो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक लग गया डिफरेंस? पता है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या आएंगे? तो एक एक करके देखते हैं, पर पहले देख लो कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है 2 तरह की होती है, एक एक्सपांशनरी, दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रेक्शनरी। कॉन्ट्रेक्शन मतलब कोई चीज सिकुड़ जाती है, मतलब पहले आपने एक्सपांशन बोला, एक्सपांशन मतलब आप बहुत सारा पैसा कहाँ पे भेज रहे हो, मार्केट के अंदर भेज रहे हो। तो कॉन्ट्रेक्शन क्या हो जाएगा? फिर आप उसी लिक्विडिटी को दोबारा से रोक रहे हो। ठीक, आपने वो पैसा खींच लिया कि नहीं हम नहीं चाहते मार्केट के अंदर इतना पैसा जाए। तो एक्सपांशनरी का मतलब होता है आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया मार्केट के अंदर, ताकि ग्रोथ बूस्ट हो सके। लोन उठाएंगे लोग, स्टार्टअप शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, होम लोन उठाएगा, कोई गाड़ी के ऊपर लोन उठाएगा। तो एक्सपांशनरी मतलब सबको आपने पैसा देना शुरू कर दिया, एक्सपांड कर रहे हो आप। एंड दूसरी तरफ आता है कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका मतलब होता है आपने मनी सप्लाई को रोक दिया। क्या हुआ कि एकदम से जब आपने मनी सप्लाई बहुत ज्यादा भेजी, तो एकदम से सबने बोला कि हम भी लोन ले लेते हैं, हम भी लोन ले लेते हैं, सबकी जेब में पैसा आ गया, इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती थी। तो अब कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करी जाएगी यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब अब पैसे को दोबारा से मार्केट से खींच लेंगे, बैंक्स खींचेंगे और बैंक से आरबीआई खींच लेगा, इस प्रोसेस। अब देखो ये जब साइकिल पढ़ोगे ना आप, टॉप पे कौन आएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक। इसके अंडर आएंगे बहुत सारे बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जब मैंने बोले, इसमें सब आ जाएंगे, एसबीआई आ जाएगा, पीएनबी आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई है कि ये टारगेट्स आपको मीटअप करने पड़ेंगे ताकि आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बन सको। अब यहाँ पे बैंक्स को भी मैं लिख देती हूँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स सारे आगे यहाँ पे। एसबीआई भी आ गया, एचडीएफसी भी आ गया, और कौन से हैं, पीएनबी आ गया, एटसेट्रा, ये सारे आगे। आ जाओ आ जाओ। उसके बाद ये कहाँ पे पैसा देंगे? ये जनता को पैसा देंगे, यानी कि मार्केट में फ्लो हो जाएगा। तो जब बोला ना एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक्सपांशनरी का मतलब है आरबीआई ने जो रेट्स हैं वो डिक्रीज करे, फिर बैंक के पास पैसा गया, बैंक ने बोला आ जाओ लोन ले लो फटाफट से, इंटरेस्ट रेट हम रिड्यूस कर रहे हैं। पैसा कहाँ चला गया? आपकी मार्केट के अंदर। एक्सपांशनरी, सबको आपने पैसा दिया। अब आपने देखा कि हर एक बंदे की जेब में पैसा आ चुका है, अब ये पैसा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डिमांड है एकदम से रेज कर गई है, और जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइस को हाई कर रही हैं, तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकती है। आरबीआई ने थोड़ी सी अब कमर कस ली, इन्होंने बोला कि अब जो रेट्स पहले कम कर दिए थे अब उसको बढ़ा देते हैं। अब पैसा कहाँ जाएगा? यहाँ से बैंक्स, और बैंक से आरबीआई के पास। ये चेन ऐसे ही चलेगी, जब भी कोई रेट पढ़ोगे आप, जब मैं बोलूंगी मार्केट के अंदर पैसा गया, तो मतलब यहां से पैसा इधर आया, यहां से पैसा इधर गया। जब बोला कि मार्केट से पैसा खींच लिया, तो ये पैसा पहले बैंक के पास जाएगा, बैंक फिर बैंक से चला जाएगा आरबीआई। ये वाला जो पैसेज है कभी भी फॉलो नहीं होता। आरबीआई एक तरह से सारे बैंकर्स का बैंक है, बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं ना आरबीआई को। और ये बैंक्स जो होते हैं ये फिर कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। ऐसे थोड़ी सुना होगा आपने कभी कि लोन लिया मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये कभी भी नहीं होता ना। कहां से लेते हो? इन्हीं बैंक से लेते हो, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आते हैं आपके। तो ये चेन हमेशा इसी तरह से चलेगी। मार्केट का फ्लो चला टुवर्ड पब्लिक, मतलब एक्सपांशनरी पॉलिसी, और जब खींच लिया वापस तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शनरी, मतलब सिकुड़ गया, वो जो पैसा गया था पहले वो वापस ले आए। जब बड़ा ज्यादा पैसे का फ्लो चला गया, जैसे मैंने बोला डिमांड, अब आपकी जेब में पैसा आ गया, मान लेते हैं आपको मैंने ऐसे ही 1 लाख रुपया दे दिया, आपने कुछ नहीं किया, पर फिर भी मैंने 1 लाख रुपया आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे? मैंने ये खरीदना था, मैं खरीद ही लेती हूँ। तो आपके जैसे मैंने इन सभी को 1-1 लाख रुपया पकड़ा दिया, ये भी बोले कि मैं भी खरीद लेता हूँ। एकदम से डिमांड बढ़ेगी, अब ये देश की बात हो रही है, एकदम से डिमांड बढ़ेगी। मान लो कार खरीदने लग गए सारे, डिमांड बढ़ गई, पर शायद प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई थी, और प्रोडक्शन जब उतनी नहीं हुई थी, कंपनी वालों ने बोला कि स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, और अगर स्टॉक लिमिटेड है तो हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, जो पे कर पाएंगे वो खरीद लो। तो उससे क्या हुआ? हाइपर इन्फ्लेशन, पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है आपको एक ही कमोडिटी के ऊपर। तो ये बैंक्स चेक रखते हैं उसके ऊपर, और स्पेशली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला पैसा खींचो मार्केट से दोबारा से। तो फिर कौन सी अप्रोच आती है?
कॉन्ट्रेक्शनरी। जैसे मैंने बोला 23-24 के आसपास आप देखोगे रेपो रेट सेट करा गया था 6% के आसपास, फिर एक टाइम पे 6.25% भी गया था, मतलब 25 बेस पॉइंट बढ़ाए भी थे। अभी के टाइम पे कितना पड़ा आपने? 5.25%। एकदम से 5.25% पे ये नहीं आया, 6.25 से 6 पे आया, 6 से 5.75 पे आया, फिर 5.50 पे आया, फिर जाके 5.25 बेस इस पे आ गया, अपने परसेंटेज पे आ गया। तो मतलब ये मनी मार्केट इसी तरह से चलती है, पैसे का फ्लो और आउटफ्लो। हाँ जी, मैंने ये बताया कि अब जब भी मार्केट का फ्लो की बात करूंगी तो पैसा इस डायरेक्शन में चलेगा। अभी आ रही हूँ उस पे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कैसे इंक्लूड होंगे, ये वैसे एग्जांपल दे दिए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं एक्सपांशनरी। और अच्छा, क्लास 10 बजे, अब थोड़ा टाइम से आ जाया करो, नहीं तो फिर टॉपिक शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि शुरू में क्या चीजें बोली गई थी। थोड़ा सा पंक्चुअल है ना। हाँ, नहीं मैं एक को ही नहीं बोल रही, मैं सभी को बोल रही हूँ, क्योंकि 10 बजे मतलब 10 बजे फिर आपने सेटल भी होना होता है, 10:05 हो जाते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, ग्रोथ को बूस्ट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर करी जा सके। यहां तक की स्टोरी बताओ, पता लगी? अभी रेट्स की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो पैसा फेंका और उठाया वहां से, इस तरह से हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट इज थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। एक्सपांशनरी का मतलब एकोमोडेटिव भी होता है नेचर में। अभी जैसे 5:1 का रेशियो मैंने बताया कि वोटिंग जब हुई तो मेजोरिटी को ही फेवर करा जाता है, तो 5:1। एक ने बोला एकोमोडेटिव अप्रोच हम अपना सकते हैं और ज्यादा, मतलब जो रेट्स हैं और डिक्रीज कर दो, पर बाकियों ने बोला नहीं, इतना जो चलता आ रहा है 5.25% पे इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ओके, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, मतलब ग्रोथ भी बूस्ट होगी। लग गया ना पता? एक्सपांशनरी वही चेंज चलेगी, मार्केट में पैसे का फ्लो जाएगा। की मेजर्स क्या लिए जाते हैं? इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोन्स लोग ज्यादा उठाएंगे, वो बोलेंगे कि आजकल इंटरेस्ट रेट, एग्जाम्पल आपने बोला कि बैंक से हमको लेना है 1,000 रुपया, अभी जो इंटरेस्ट ये ले लिया आपने फ्रॉम बैंक, अब बैंक को वापस भी तो करना पड़ेगा। बैंक को जब वापस करना है तो 1,000 थोड़ी करोगे, वहां पे मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनारियो है, वहां पे इन्होंने करने हैं 12, कितना था? 1,000 था, 10 कर लेते हैं इसको, 12,000 रुपए आपको वापस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट जब रिड्यूस होंगे तो आपको 12 की जगह पे मान लेते हैं 10,500 ही वापस करना है, तो कौन सा ज्यादा फेवरेबल रहेगा कंज्यूमर के लिए? 10,500। तो वो बोलेगा एक्सपांशनरी पॉलिसी जब अडॉप्ट हुई है, इंटरेस्ट रेट जब घटे हैं, लोन उठा लेते हैं। किसी को गाड़ी लेनी थी, किसी को घर लेना था, तो उन्होंने लोन उठा लिया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस करे गए हैं। डन। तो ये एक्सपांशनरी में होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं, बोरोइंग चीपर हो जाती है, और जब बोरोइंग चीपर होती है तो उससे स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इनडायरेक्टली ग्रोथ बूस्ट कर जाती है। और उसके बाद अगर यही चीज रिड्यूस कर दी जाए, जो बैंक सॉरी बैंक रिजर्व की जो रिड्यूस बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, मोर लेंडिंग हायर लिक्विडिटी, ये वही चीज लिखी हुई है। जितना कम इंटरेस्ट रेट उतनी ज्यादा लेंडिंग होगी, जितनी ज्यादा लेंडिंग होगी लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो उतना ही ज्यादा जाएगा। लिक्विडिटी लग गया ना अब पता? लिक्विडिटी, ठीक है। गोल क्या है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना, कंजप्शन, कंजप्शन भी बढ़ेगा ना साथ में, पैसा जब जेब में आएगा तो कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, हर एक कमोडिटी की बात हो रही है। और दूसरी तरफ आ गया ओवर यूज कैन कॉज इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। अब सबके पास जब पैसा आया तो सबने डिसाइड कर लिया मैं भी कार खरीद लेता हूँ, मैं भी कार खरीद लेता हूँ, पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठा कि क्या प्रोडक्शन उतनी हुई थी? जो आपकी कंपनीज आएंगी कार वाली, वो बोलेंगी इतनी तो हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं हो रखी है प्रोडक्ट की, तो एक काम करते हैं कार का स्टॉक उतना ही रख लेते हैं, इनका प्राइस बढ़ा देते हैं। अब जब प्राइस बढ़ेगा वो बढ़ता ही जाएगा, लोग खरीदते जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिनारियो आ जाएगा। अब कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा आपका एमपीसी? कॉन्ट्रेक्शनरी। अब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो जो पैसा इतना ज्यादा चला गया है मार्केट के अंदर वो पीछे खींचना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शनरी, तो ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे एकदम से बढ़ जाएंगे, पहले आपको 10,500 देना पड़ रहा था, अब शायद 12,000 वापिस करते करते देना पड़ेगा, तो अब बढ़ चुकी हैं कैटेगरीज, तो ये उल्टा हो जाएगा एक्सपांशनरी के केस में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिकमेंडेशन किसने दी थी इस कमेटी की? तो याद रखना उर्जित पटेल कमेटी। तो इन्होंने रेकमेंड करा था 45 जीबी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। क्या बोला इसने कि कितने मेंबर की बॉडी? 6 मेंबर्स की बॉडी, ठीक है। और जो बाकी बैठे थे एक्सटर्नल मेंबर्स, 4 मेंबर्स थे, यानी कि 4 साल का उनका टेन्योर भी था, और वो नॉन रिन्यूएबल थे, मतलब एक बार ही बनेंगे, उसके बाद उनका वो नेचर नहीं रहेगा, दोबारा से उस सीट पे बिठाए नहीं जा सकते, एक्सटेंड भी नहीं होता ना तो रिपीट होता है। ये उर्जित पटेल कमेटी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, गवर्नर थी इन्होंने। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं एकेमेडिशियन भी हो सकता है। ये किसने बोला कि ये फिक्स ही होएगा कि कोई मिनिस्ट्री से ही होना चाहिए? नहीं, एकेमेडिशियंस को बुलाया जाता है।
नहीं चेयरपर्सन, नहीं नहीं, ये वाली तो रिकमेंडेशन दी है भाई, फाइनेंस एक्ट 2016 कि ऐसी बॉडी बन सकती है, वो बाइंडिंग नहीं होता। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब सजेशन है कि एक काम कर सकते हैं कि जो टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी है उसमें गवर्नर ही रोल प्ले कर रहा था और उसको हेल्प करने के लिए बाकी के मेंबर्स आगे कि हम सिर्फ आपको रिकमेंडेशन देंगे। इन्होंने बस सजेस्ट करा कि ऐसे एमपीसी नाम की एक बॉडी हम बना सकते हैं। ये 16 से पहले की बात हो रही है जिनको ये काम दिया गया। आप एक काम करो, एक पॉलिसी लेके आओ और उस पॉलिसी में बताओ कि गवर्नमेंट का भी रोल रहे प्लस आरबीआई का भी रोल रहे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, बाद में फिर एक्ट पास हुआ, फाइनेंस एक्ट जो आपने पढ़ा 2016 का, और उसके तहत बन गया एमपीसी। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि वो एमपी ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता, एकेमेडिशियंस को भी बुलाया जाता है। हाँ जी। नहीं, ये तो कुछ बात ही नहीं बनी ना कि फाइनेंस मिनिस्टर डिसएग्री करेंगे। एक्ट को पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले बिल आता है, बिल के ऊपर डिबेट्स होती हैं, फिर मेजोरिटीज होती हैं। अब ये बिल जो था ये आपका मनी बिल तो था नहीं, तो दोनों हाउसेज में जाना था, तो एक मेंबर से डिसाइड नहीं होता, वहां पे मेजोरिटी चलती है। आपकी पॉलिटी होगी, एक मिनट रुक जाओ, पॉलिटी होगी, आपको फिर आइडिया नहीं होगा, मेजोरिटीज लगती हैं। जब भी बिल पास करा जाता है वो एक्ट बनता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि फाइनेंस मिनिस्टर मना कर रहा है, वहां पे एक मिनिस्टर की बात नहीं चलती, वहां पे मेजोरिटी की बात चलती है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट इफेक्टिव, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव यहाँ पे आएंगी नहीं, आपकी स्पेशल मेजोरिटी वाली कैटेगरीज आएंगी, सॉरी सिंपल मेजोरिटीज आएंगी। नहीं, सारे नहीं जाते। अब मैं वही बोल रही हूँ ना, आपने बिल्स नहीं अभी पढ़े। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो जिसका तो नहीं हुआ है अभी के लिए एक्ट ही सुन के चलो, नहीं तो एक और टॉपिक में हमें जाना पड़ेगा। अभी तो हम कमेटी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, अभी रुक जाओ। हटा दिया गया था पर रिकमेंडेशन इन्होंने ही दी थी, वो मैटर नहीं करता, ये रिकमेंडेशन वाला नेचर था। कमीशन के लिए कोई भी आ सकता है, चॉइस रहती है गवर्नमेंट के एंड से, एकेमेडिशियंस को भी बुलाया जाता है। अरे आपने डेट कमीशन भी तो पढ़ा था, तो जरूरी थोड़ी था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए थे, पर उनको नॉलेज था उस फील्ड का, तो इस वजह से उनको काम सौंप दिया गया। तो ऐसा नहीं होता कुछ भी जो आप बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हैं बिल्स वाला केस, आपकी सिंस अभी पॉलिटी हुई नहीं है, अदरवाइज आप रिवीजन वाली क्लास में आ सकते हो, वहां पे हमने एक बड़ी डिटेल में कर ली है बिल्स, है ना। तो जंप्स नहीं करनी है प्लीज, अभी स्टैटिक अगर नहीं हुए हैं तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। चलो जी, अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट आ गई 2016 की, और ये 4 मेंबर, वो जो आपके एक्सटर्नल मेंबर थे जिनका टेन्योर कितने साल का था, 4 साल का, नॉन रिन्यूएबल नेचर है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब दोबारा से नहीं आएंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, एक बार ही टेन्योर खत्म कर लिया। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आरबीआई गवर्नर के पास कैसा नेचर होता है, कास्टिंग वोट का, टाई वोट का। अब आ जाओ टूल्स पढ़ लेते हैं। अभी टूल्स, अब इसको थोड़ा सा ना, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक वर्ड आएगा, उसको मैं बॉन्ड बोल के छोड़ दूंगी, आपने ऐसे सोच लेना है दिमाग के अंदर कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पर्चा होता है जो कि हाई वैल्यू एसेट की तरह होता है, उसको खरीदना बेचना, फायदे नुकसान, वो दोनों चीजें इसमें आएंगी। तो अभी के लिए हम टर्म जो यूज करेंगे दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बड़ी सारी टाइप की होती है, जैसे आप ट्रेजरी बिल्स वगैरह पढ़ोगे, तो दैट इज अ सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। आज हम सिर्फ रेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी ये जी सेक्स की बात होगी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होगी, एक पर्चे की बात होगी, हाई वैल्यू का एसेट होता है ये, ठीक है। इसको बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा इनडायरेक्टली। तो अभी ये बार बार टर्म आएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पर इस टॉपिक को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले रेट समझो। सबसे पहले आएंगे आपके क्वांटिटेटिव टूल्स, ये जनरल होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली किसी को भी समझ नहीं आएंगे, पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे रेट आप भी पहली बार ही पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, डायरेक्टली पब्लिक को समझ नहीं आएंगे। जबकि दूसरी तरफ आएगा क्वालिटेटिव, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, जैसे मैंने बोल दिया मॉरल सुएशन, मतलब परसुएशन करी आरबीआई ने बैंक्स की कि आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये तो इजी था, ये तो सभी को पता लग जाएगा, डायरेक्ट है। यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं दिखेंगी, यहाँ पे रूल्स, फ्रेमवर्क, डायरेक्शन, वो सारी चीजें आएंगी। पेनल्टी क्या लगेगी, पेनल्टी एक ही फॉर्म में आती है जब आप बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हो, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज्यादा फोकस करा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ जैसे आपने बोला लाइसेंस, वो तब आती है कंडीशन जब, हाँ लास्ट मतलब लास्ट स्टेप होता है, उससे पहले धमकियां ही दी जाती हैं इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, ठीक है जी। अब ये कॉस्ट और जो क्वांटिटी है क्रेडिट की, अब लग गया ना पता, क्रेडिट और डेबिट दो तरह के कार्ड होते हैं। बोलते हैं जी क्रेडिट कार्ड खरीद लो, क्यों खरीद लो, आप आराम से पेमेंट करो, बाद में इंटरेस्ट रेट के साथ पे करते रहना, हमें पे बैक करते रहना। कईयों ने बहुत ज्यादा लोड भी ले लिया था, पहले यूज करते गए, वापस करने की बात आई तो बंद करवाना है क्रेडिट कार्ड, वो सिचुएशंस भी आती हैं। तो जब भी क्रेडिट आएगा तो मतलब आपके पास क्या आया, पैसा आया जेब के अंदर। डेबिट मतलब कट हो गया, जैसे एटीएम कार्ड आप जब यूज करते हो तो आपने 1000 रुपया निकाला तो क्या आता है, डेबिटेड आता है ना वोट। क्रेडिट मतलब किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए तो पैसे का इनफ्लो होएगा। एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड
रेशोज आ जाएंगी, देन उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन आएंगे जिनको ओमोस भी बोल देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे क्वालिटेटिव के केस में जैसे मैंने एक दो एग्जांपल आपको बता दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट इसमें आएगी, देन आपका मॉरल सुएशन इसमें आएगा, पेनल्टीज इसके अंदर आएगी, वो रेगुलेशन होंगी, फ्रेमवर्क्स होंगी। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की तरफ, जिसमें पहला आएगा बैंक रेट। अब देखो ये बैंक रेट और दूसरी तरफ आएंगे आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं इसमें? नहीं, बैंक रेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान में रख लेना, दोनों का लगभग मीनिंग सेम ही निकल के आएगा, पर डिफरेंस कहां पे आएगा? टाइम का, कितने टाइम के लिए दिए गए हैं। जो आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, ये शॉर्ट टर्म के आते हैं, जो बैंक रेट आता है वो लॉन्ग टर्म का। पर ज्यादातर जो मैकेनिज्म आप देखोगे वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म के होते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बैंक रेट। बैंक रेट में लिखा है कि इससे भी पहले एक और चीज समझो, ये आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सेम स्टोरी बनेगी जो पहले बताई मैंने आपको। यहाँ पे बैंक्स आ गए आपके सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, इसके अंडर क्या आ जाएंगे? यहाँ बैंक्स लिख देते हैं, इसके अंडर आ जाएगी पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठ चुकी है, उन्होंने पॉलिसी रेट सेट कर दिए हैं। मेन जो टारगेट होगा इन तीनों के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे जैसे आरबीआई ने बोला हमको क्या करना है? जनता के पास पैसा पहुंचाना है, तो अब ये क्या करेगा? पैसा छोड़ेगा ऊपर से, जैसे यहाँ पे पैसा है इसके पास एक स्लॉट के अंदर, इसको दे दिया, और बैंक क्या इधर आएगा? ये नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू पॉपुलेशन ये कभी भी नहीं आएगा। आरबीआई ने बोला बैंक्स को कि एक काम करते हैं कि जो हमारे जनता है, पॉपुलेशन है, उनकी जेब में पैसा नहीं बचा है, तो लोन छोड़ते हैं। लोन कैसे छूटेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पॉपुलेशन डिसाइड करेगी, ठीक है, परचेजिंग कर लेते हैं। पहली कैटेगरी आती है आपकी बैंकिंग साइकिल, ध्यान में रखना भी इसको, है ना, मैं बोलती चलूंगी, आपको यही वाली स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड के अंदर। सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जब भी बोला जाएगा ना, इसको एक तरह से आप ये सोच के चल सकते हो कि ये क्या रहेगा? इंटरेस्ट रेट। ये घटेगा बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली किसकी बात चलती जाएगी? इंटरेस्ट रेट की। जैसे बैंक रेट में लिखा एक ऐसा रेट जिसके ऊपर आरबीआई लेंड करता है बैंक को, मतलब पैसा उधारी पे दे रहा है। पर जब पैसा उधारी पे देगा तो कुछ तो कोलेटरल पे आएगा, वो आगे आपके बिल्स, यानी कि जैसे मैंने एक एग्जांपल ट्रेजरी बिल का लिया था, कौन सा वर्ड बोला कि वो कीवर्ड याद रखना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? पैसा उधारी दिया किसको? बैंक्स को। पर बैंक को जब पैसा दिया तो कुछ तो लिया होगा ना उधारी पे, तो वो क्या जाएंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बैंक क्या बोलेगा पॉपुलेशन को कि आज जी इंटरेस्ट रेट लो हो चुका है, इंटरेस्ट रेट लो हुआ है, तो लोग आगे आएंगे और क्या बोलेंगे कि हमको चाहिए लोन। वो होम लोन्स हो सकते हैं, गाड़ी के ऊपर लोन्स हो सकते हैं। लग गया इतना चेन का पता? तो बैंक रेट क्या आ गया इसमें? ऐसा रेट जब आरबीआई क्या करेगा? लेंड करेगा, पैसा देगा किसको? बैंक्स को। ठीक। और जब फिर बैंक वापस करेंगे पैसा आरबीआई को, तो जिस रेट के ऊपर करेंगे दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। मतलब बैंक रेट है क्या? इनडायरेक्टली एक तरह का इंटरेस्ट रेट आ गया। चलो इसको भी छोड़ो, आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सभी ने सुने होते हैं, इन टर्म्स पे आ जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट, अभी मैंने ना नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बोला ही नहीं, तो वहां पे मैं आ रही हूँ। करंट आप वेट नहीं करते, दिक्कत वहीं पे आ रही है। अच्छा, आइडिया नहीं है तो आइडिया मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा आइडिया। ये देखो यहाँ पे लिखा है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, पर मुझे पहले यहाँ पे पहुंचने दो। मैं थोड़ा इजी टू टफ की तरफ को चल रही हूँ, ये सभी को नहीं समझ आएगा, नहीं तो थोड़े से ब्रेक्स लो, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। इसको टॉलरेंस बोलते हैं। जब आप एथिक्स का पेपर पढ़ोगे, आपसे पूछा जाता है ना एक सवाल इंटरव्यू में कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर के अंदर, वो एथिक्स के सिलेबस में लिखा हुआ है, तो सोचना नहीं होता उसके ऊपर कि क्या आंसर करना है, वहां पे लिखी हुई है वो चीजें। थोड़ा सा मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, रेपो रेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो दोबारा से क्या लिखा है? आरबीआई लेंड करेगा टू बैंक्स, मतलब पैसा देगा किसको? बैंक्स को। और बैंक किसको दे देंगे? पब्लिक को। तो ध्यान रखना, ये गया आरबीआई से पैसा टुवर्ड बैंक्स, और बैंक से गया टुवर्ड पॉपुलेशन, मतलब हमारी मार्केट के अंदर गया। अब बैंक ने जब यहाँ पे पैसा लिया तो वापिस भी तो करना है। जब वापस करना है तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट रेट। और कोलेटरल पे क्या छोड़ी थी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जो इंटरेस्ट रेट लगेगा उसको ही क्या बोला? रेपो रेट। तो वो 5.25% सेट करा गया है। अभी जो आपने देखा, शुरू में लिखा था ना पहली स्लाइड के ऊपर कि अभी पॉज लगा दिया है, रेपो रेट इतना ही रहेगा 5.25% का। मतलब अगर 6.25% के साथ में कंपेयर करूं तो वो तो कम है ना। जैसे मैंने पिछले सालों की बात करी तो उसमें 6.25% था रेपो रेट, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था। अब वही रेपो रेट अभी कितना हो चुका है? 5.25%। तो पूरा का पूरा, अगर पहले 6.25% था, अब 5.25% है। एक फर्क तो पड़ा ही है।
ठीक, तो यहाँ पे अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम देना पड़ेगा, तो दैट इज रेपो रेट। ये इंटरेस्ट रेट की ही बात हो रही है। जब आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को, बैंक ने कोलेटरल पे रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पर जब पैसा वापस करेगा तो कितने इंटरेस्ट रेट पे करेगा? 5.25%। रेपो रेट समझ आया? ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, पहली बात तो ध्यान में रखनी। बैंक रेट लॉन्ग टर्म आएंगे, सेम ही सिनारियो है। अब दूसरी सिचुएशन सुनो, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए, अब इनके पास उतनी स्टोरेज नहीं बची हुई है, अब शायद इनको पैसे का फ्लो चाहिए होगा। आरबीआई किससे मांगेगा? बैंक से। अगेन कोलेटरल पे कुछ रखना पड़ेगा, क्या रखेगा? वही सिक्योरिटीज आ जाएंगी आपकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जब आरबीआई बैंक्स को पैसा वापस करेगा, तो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा वापस करेगा वो क्या आ जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। अभी जैसे अभी क्या क्या वैल्यूज चल रही हैं वो भी एक बार नजर मार लो। आपने पढ़ा अबाउट, एक मिनट, ये बेस रेट वगैरह हैं, इनको बाद में डिस्कस करते हैं। देखना यहाँ पे लिखी होंगी वैल्यूज। जैसे रेपो रेट 5.25% चल रहा है, बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं दैट इज 5.50, और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% पे चल रहा है। मतलब जब आरबीआई ने उधारी ली बैंक से, तो उसने बोला कि मेरा रेट तो कम रहेगा, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं परचेजिंग करूंगा, तो ये रिवर्स रेपो रेट, इतने ब्याज के ऊपर, इतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई पैसा वापस करेगा बैंक्स का, तो ये कम है, ये 3.35% है। ये रेपो रेट है। रेपो रेट मतलब जो उधारी ली बैंक ने फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा वापस करेगा वो 5.25% का है। लग गए पता दोनों टर्म्स? वन इज रेपो रेट और दूसरा आ गया रिवर्स रेपो रेट। हाँ जी, ये टर्म्स क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद दो टर्म्स आपने और ध्यान में रखनी है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, अब इसको भी तोड़ लो। एक तरफ आएगी डिमांड लाइबिलिटी और दूसरी तरफ आ जाएगी टाइम लाइबिलिटी, और एक टर्म और लिखी है इसमें, दैट इज नेट। नेट जब भी निकालते हो आप किसी चीज का, माइनस होता है वहां से। नेट ऐसे निकलते हैं ना, जैसे जीडीपी में से डिप्रिसिएशन आपने माइनस करी, क्या निकल के आएगा? नेट। अगेन ग्रॉस की जगह पे क्या लिखोगे? फिर नेट लिखोगे, मतलब कोई चीज सब्ट्रैक्ट हुई वहां से। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये बार बार यूज करा जाएगा। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब है कि एक तो आ जाएंगे टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक को पे करने होते हैं अपने कस्टमर्स को, नंबर वन कंडीशन। और इसमें से जो माइनस होगी कंडीशन, बैंक क्या करता है, जैसे होता नहीं है कि यार मेरे पैसे रख ले थोड़े टाइम के लिए, मेरे से खर्च हो जाते हैं, होती है ना सबके साथ ऐसी सिचुएशन, तो हम किसी के पास पकड़ा देते हैं कि तू रख ले, फिर जब मुझे चाहिए होंगे मैं मांग लूंगा। तो बैंक क्या करते हैं, दूसरे बैंक में भी जाके कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करा जाते हैं, तो वो जो दूसरे बैंक के अंदर रखा हुआ है वो यहाँ से माइनस हो जाता है। ये वो वाले डिपॉजिट है, जैसे मान लो कस्टमर आ गया, उसने बोला मेरे करंट अकाउंट में से मुझे इतना पैसा निकाल के दे दो, इसको भी छोड़ो, आप एटीएम मशीन के पास गए, आपने क्या किया, वहां पे एटीएम कार्ड अपना स्वैप करा, स्वैप करने के बाद वो क्या पूछेगा, पैसा कहाँ से निकालना है, करंट से निकालना है कि सेविंग से निकालना है? आपने बोला कि हाँ मुझे 5,000 चाहिए, 5,000 रुपए आपको एट द स्पॉट मिल जाएगा। ये आते हैं आपके डिपॉजिट्स की कैटेगरी में, मतलब वो तभी पे हो जाएंगे जब आपने मांगे। तो ये जो डिमांड लाइबिलिटी होती है, मतलब बैंक से जब भी ये डिमांड रेज करी जाएगी कि हमको चाहिए पैसा, कहां से चाहिए, फ्रॉम द करंट अकाउंट, फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, आपको एट द स्पॉट देने पड़ेंगे, आपको बैंक डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। ये डिमांड लाइबिलिटी की कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ लिखा है टाइम लाइबिलिटी। अब आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आप उसको मेच्योर होने पे निकलवाओगे, या फिर आप एक्सटेंड करवा दोगे कि दोबारा से इंटरेस्ट रेट इस पे लगता रहे। पर इसमें क्या चीज आ जाती है, मेच्योरिटी पीरियड। मान लो 7 साल की थी, 7 साल के बाद जो कस्टमर है वो बैंक के पास जाएगा कि वो जो एफडी बनवाई थी वो तुड़वानी है मुझे, क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। तो टाइम लाइबिलिटी, ये टाइम यहाँ पे फिक्स होगा, उसके बाद बैंक डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने आपको पे नहीं करना है, क्योंकि ये मेच्योर हो चुका है, अब आपको देने पड़ेंगे। उससे पहले आएंगे तो वो तो कस्टमर का ही लॉस है ना, तो एफडीज नहीं तुड़वाते हैं कोई भी, अनटिल और अनलेस बहुत ही ऐसी सिचुएशन ना आ जाए फैमिली मेंबर्स के अंदर, तब जाके तुड़वानी पड़े। पर अदरवाइज क्या है इसमें लिखा हुआ, मेच्योरिटी पीरियड, जब मेच्योरिटी कंप्लीट होगी उसके बाद बैंक को ये देनी ही पड़ेगी। तो ये दोनों ही तरह के डिपॉजिट इस टोटल डिपॉजिट में आएंगे, प्लस जो बैंक ने अपनी कुछ होल्डिंग कहां पे रखी है, किसी दूसरे बैंक के अंदर रखी है, वहां से क्या निकल के आ गया, नेट। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, और माइनस क्या हुआ यहां से, जो दूसरे बैंक में किसी पर्टिकुलर बैंक ने अपनी होल्डिंग्स रखी हुई थी। एग्जाम्पल समझो, और एक और एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लो ये 1,000 करोड़ रुपया है, ठीक है, ज्यादा ही हो गया, 100 रुपए ऐसे करते हैं, छोड़ो 1,000 करोड़ में बड़ी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। मान लो ये 100 रुपया है, इसमें से जो 70 है ये टोटल डिपॉजिट्स की कैटेगरी है, मतलब
जब डिमांड रेस करेगी, कस्टमर बैंक के पास आएगा, हमारा पैसा वापस दीजिए, मतलब हमको इतना पैसा चाहिए, हमें इसे वापस करो। तो ये टोटल डिपॉजिट के अंडर आएगा 70 रुपया। कोई पर्सन है, उसने अपने करंट अकाउंट में से कुछ पैसा निकाला, या किसी ने अपने सेविंग अकाउंट में से कुछ पैसा निकाला, या किसी की एफडी मैच्योर हो चुकी थी, तो वो बोल रहा है कि अब मुझे एफडी अपनी तुड़वानी है और पैसा ले लेना है यहाँ से, तो इस वाली कैटेगरी में ये 70 रुपया चल गया। तो बाकी का 30 रुपया या 30 करोड़ कहाँ पे रखा था? वो दूसरे बैंक में रखा हुआ था। मान लो कितना है वो, 30 है ना, तो 70 और 30 ये हो गया आपका टोटल। तो ये कहाँ पे रखा हुआ है जाके? दैट इज इन द अनदर बैंक, जो बैंक ने रखा है कि ऐसे ना हो मेरे से सारे खर्च हो जाए। खर्च कैसे होता है? बड़ा ज्यादा लोन दे दिया, पता लगा जेब में कुछ नहीं बचा। अब बड़ा ज्यादा लोन भी बैंक ना दे, इस वजह से और सारे रेट्स भी रखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1 बाय 1 चलना, आराम से आपको समझ आ जाएंगे। पहले बताओ, रेपो रेट क्लियर, रिवर्स रेपो रेट क्लियर। मैं एक कंडीशन बोलती हूँ, आप बताना यहाँ पे कौन सा रेट आएगा, ठीक है? अभी क्या हुआ कि बैंक के पास पैसे की कमी पड़ी, तो उन्होंने बोला आरबीआई से हम पैसा ले लेते हैं। अब जब आरबीआई से पैसा लिया, वापस करने के टाइम पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। कौन से वाला रेट आएगा? वेरी गुड, रिवर्स रेपो रेट। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक रेपो रेट याद रख लो, रिवर्स उसका उल्टा है बिल्कुल, ठीक? जिसमें इंक्रीज डिक्रीज जो भी आएंगे बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे रिवर्स रेपो रेट के अंदर। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज कैश रिजर्व रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, CRR। अब जैसे एक टाइम पे ये 4% था, आज के टाइम पे ये 3% पे आ चुका है। अभी इसका फर्क भी आपको पता लग जाएगा। कैश रिजर्व रेशो मतलब ये ऐसा कैश होगा, ऐसी लिक्विडिटी है जिसको किस फॉर्म में आपने रखा हुआ है? रिजर्व की फॉर्म में। और रिजर्व के फॉर्म में किसके पास रखा है? आरबीआई। जब आपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी देखे, तो वो किसके पास आपने रिजर्व करके रखे थे? किसी दूसरे बैंक के पास। कैश रिजर्व रेशो सारे बैंक्स क्या करते हैं, किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई इज लाइक फादर, ऐसे ना कि बेटे ने सारे पैसे खर्च कर दिए तो आरबीआई बोलता है कि कुछ पैसा मेरे पास रख दो आप। दैट इज कैश रिजर्व रेशो। ये कुछ परसेंटेज होता है फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट जो आरबीआई के पास रखा जाता है। कितना परसेंटेज? जो जितना भी उनके पास अवेलेबिलिटी है डिपॉजिट की, उसका 3%। तो कैश रिजर्व रेशो किसके पास रखा गया? आरबीआई के पास। कंडीशन वही है, बैंक को डर है सारा पैसा ना खर्च कर दूं, तो उस वजह से क्या किया? आरबीआई में जाके पैसा रख दिया। डेफिनेशन क्लियर हुई कैश रिजर्व रेशो की। अभी 3% है। अब देखो, मैंने बोला कि पहले ये 4% था, अब कितना हो चुका है? 3%। मतलब पहले कितना पैसा आरबीआई के पास रखा था? 4%। अब कितना है? 3%। मान लो जैसे ही 4% से 3% करा, वो बन गया कुछ 1 लाख करोड़ रुपया। तो मतलब वो 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट में जाने के लिए रेडी है। जब ये रिड्यूस करा, वहीं पे बढ़ गया, तो आरबीआई ने बोला और पैसा रख दे मेरे पास, तो मतलब अब पब्लिक के लिए वो पैसा अवेलेबल नहीं है, वो 1 लाख करोड़ रुपया। तो जब रिड्यूस करा जाता है, मनी के अंदर दोबारा से क्या होगी? एक्सपांशन। जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में जाएगी, पर वहीं पे अगर इसको इंक्रीज कर दिया तो दोबारा से पैसा खींच लिया आरबीआई ने वापस से। कैश रिजर्व रेशो लग गया पता सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं? इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अभी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो आप देखोगे, उसमें भी जो कैश होता है, गोल्ड होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता, पर हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर वहां पे पेमेंट इंटरेस्ट दिया जाता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपको पे होगा। ये बस आरबीआई ने आपकी हेल्प कर दी, बैंक्स की हेल्प कर दी कि देख हम तेरा पैसा बचा के रखे। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, कि अगर हो सकती है कंपनसेशन तो ठीक है, अगर नहीं अभी आ रही हूँ मैं। 4 नाइट वाला जो एक रेट है वो भी देख लेते हैं उसके लिए। एमएसएफ के बारे में सुना होगा आपने एक। आप ना जंप्स कर रहे हो, मैं अभी पिछले रेट पे पहुंची हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, सारे रेट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं वो हो जाता है बीच में, क्यूरियोसिटी भी होती है। पर मैं ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे सारे रेट्स लिखे हैं। अभी जो आपने बोला कि इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मैं अभी आ ही रही थी इस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी, है ना? तो थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा। हाँ ठीक है जी। अब कैश रिजर्व रेशो यही था कि अगर रिडक्शन हो रही है तो मार्केट के अंदर फ्लो जाएगा मनी का, वहीं पे अगर इसको इंक्रीज करा जाएगा तो मनी पीछे खींची जाएगी आरबीआई के द्वारा कि नहीं देना है लोगों को ज्यादा पैसा लिक्विडिटी की फॉर्म में। ये जो पॉलिसी रेट्स हैं स्वाति, ये सेट करे जाते हैं बिटवीन आरबीआई और बैंक्स, बस उस ट्रांजेक्शन के लिए। फिर बैंक्स का अपना अपना, एक अभी एमसीएलआर हम पढ़ेंगे, वहां पे जैसे एसबीआई ने 8.50 इंटरेस्ट सेट करा हुआ है कि पॉपुलेशन को कभी भी पैसा देना है तो 8.50 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, नहीं तो मैं ये टॉपिक छोड़ती हूँ, अगले पे चलती हूँ। मेरा क्या, आप इकोनॉमी में कर लेना इसको। मैं डिटेल में इसलिए करवा रही थी क्योंकि इससे एक सवाल आता ही आता है, तो मैं करंट वाले पार्ट से इसको स्किप नहीं करना चाहती। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आ गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको एसएलआर भी बोलते हैं। अब देखो ये परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, पीछे भी लिखा था ना परसेंटेज ऑफ बैंक के डिपॉजिट, और पीछे ही आपने क्या पढ़ा?
नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब जब एनडीटीएल की बात होगी तो वो टोटल डिपॉजिट माइनस जो पैसा बैंक्स के पास रखा हुआ है, ये एनडीटीएल जब भी आएगा यही इसका मतलब रहेगा। यहाँ पे पीछे बैंक डिपॉजिट लिखे हुए तो डिपॉजिट की बात करी गई थी। और दूसरी तरफ आता है आपका एसएलआर। अब देखो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है आपका, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। इंटरेस्ट जो अर्न होगा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे होगा, इन केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये एसएलआर है। अब पीछे क्या लिखा था, पैसा कहां पे आपने होल्ड करवाया, आरबीआई के पास, कैश रिजर्व रेशो के केस में। यहां पे जो पैसा होगा वो किसके पास जाएगा, एसएलआर के पास, बैंक्स के पास ही। बैंक अपने पास ही कुछ अमाउंट स्टोर करके रखेगा, जैसे सेविंग नहीं रखी होती घर पे, लेडीज ने रखी होती है कि कभी इमरजेंसी आ गई तो पैसे रख लेंगे। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सबकी सेविंग्स निकली भी थी। इवन मेरे दादी ने भी 2 नोट रखे हुए थे 500 के संभाल के, सारे नोट बदल के आ गए, उनको बाद में मिले वो जाके। मैं कहा डांट पड़ेगी दादू से, इनको अब छुपा ही लो। उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं, वो होल्ड करना अलाउड नहीं था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। तो ये जो एसएलआर है ये बैंक अपने पास ही कुछ अमाउंट स्टोर करके रखेगा। सीआरआर के केस में किसके पास था, आरबीआई के पास, ये अपने ही पास है। एनडीटीएल में किसके पास था, किसी दूसरे बैंक के पास था। थोड़ा थोड़ा टर्म्स में डिफरेंस है, वहीं पे आपको देखते चलना है। एसएलआर के केस में क्या होगा, अब जितना ज्यादा एसएलआर होगा मतलब लेस लेंडिंग होगी, मनी की सप्लाई दोबारा से कंट्रोल हो जाएगी, वो मनी का कंट्रोल वैसे ही चलेगा। एंड देन उसके बाद जो आपने 2 टर्म्स देखी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर, दैट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब मैं दोबारा से एक कंडीशन बोलती हूँ, मेरे पास, मैं एज अ बैंक अपना जो पैसा है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रही हूँ 1 लाख करोड़ के आसपास का, ताकि मैं उसको खर्च ना कर दूंगा। कौन सा रेट आएगा इसमें, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। पर अपने पास जब रखूंगी तो एसएलआर आ जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब बैंक ने पैसे को अपने पास रख लिया तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, मतलब कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, अब कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। ये जो सीआरआर है किसने मेंटेन करा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसएलआर को बैंक ने खुद दी, अपने पास ही वो पैसा रखा हुआ था। यहाँ पे फॉर्म ऑफ रिजर्व कैसी थी, कैश था ना सिर्फ, लिक्विड जो हाईली लिक्विड फॉर्म भी होती है, और इस तरफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तीनों आ जाएंगी। इंटरेस्ट की बात करी, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं अर्न होता। यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है सिर्फ एक ही कैटेगरी में, जो की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करना मनी मार्केट के अंदर। और यहाँ पे भी सेम क्रेडिट एक्सपांशन और जो सॉल्वेंसी वगैरह है, कोई दिवालिया ना निकल जाए किसी बैंक का, तो अपने पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी सेव होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, ज्यादा इफेक्टिव सीआरआर को माना जाता है। कई बार होता है ना अपनी जेब में पैसा है तो हम खुद को लालच दे लेते हैं, यार कोई नहीं अगली बार डाल दूंगा पैसा, पर जब आरबीआई के बाद से तो वो फिक्स हो चुका है, वहां पे वो 3% पैसा आपका सेव है। अपनी जेब में से आप ट्राई करोगे कल और कट जाएगा, कोई डिपॉजिट खर्च कर लेते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव किसको माना जाता है, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर, इसको रिलेटिवली कम माना जाता है। वही है जैसे आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी भी टेंडेंसी होती है ना कि इस बार मेरे पास सेविंग ज्यादा रहेगी थी तो खर्च कर लेता हूँ, दोबारा से आ जाएगी पॉकेट मनी, तो वो वाला सिनारियो होता है। तो ज्यादा इफेक्टिव क्या मिलेगा आपको, सीआरआर। और यहाँ पे एक्ट कौन सा चलता है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का प्रोविजन, और ये जो एसएलआर है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 का प्रोविजन। अब इसमें भी फर्दर बड़े सारे सेक्शंस होते हैं, तो उन सेक्शंस में फिट करा गया है इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे आप कभी भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो कभी ध्यान देना, एक तो आपको क्या मिलती है, पासबुक मिलती है, एटीएम कार्ड थोड़े दिन के बाद आता है, पर एटीएम कार्ड के साथ कितने सारे डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं, तो वो इन्हीं रेगुलेशन में से उठाए गए होते हैं कि इसके बिहाफ पे कितनी ट्रांजेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउड है। किसी नॉन मेट्रो सिटी में जैसे एचडीएफसी है एग्जांपल, हाँ जैसे 8 होगी किसी बैंक की, एचडीएफसी के केस में 5 आपकी फ्री ट्रांजेक्शन है, पर अगर आप मेट्रो एरिया के अंदर रहते हो तो 3 ही फ्री ट्रांजेक्शन आपको अलाउड है। उसके बाद अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करनी है 125 रुपए आपको एडिशनल देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ पे होते हैं, इन्हीं एक्ट्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर वो मेंशन करे होते हैं। सी किसकी, वो बैंक की चॉइस होती है, बैंक की चॉइस रहती है। ये एक्ट्स जो होती हैं इनमें रेगुलेशन लिखी गई होती है, फ्रेमवर्क बनाए गए होते हैं। हाँ जी, ये दोनों क्लियर, सीआरआर एंड एसएलआर। अब आप बताओ, पैसा जब मैंने जेब में रख लिया तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी कि कम, कम। हाँ ये चीज ठीक है, करंट में नहीं होती, तभी तो ज्यादातर आप जब पैसा भी निकालते हो, हाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग तब भी तो बोलते हैं कि जब पैसा बैंक देख लेता है ना कि अरे आपके पास पैसा, बस करो, ये क्या कर रहे हो आप लोग, मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, ब्रेक लो, आराम से गप्पे मारो। फिर मतलब दूसरे का होता है, तुम तो बोल लोगे यार ये स्किप कर दिया मैम ने बताया नहीं, तो वो स्किप होएगा ही जब तुम फ्लो को रोकोगे, है ना। आप दोनों भी डिस्कस करने में लगे हुए हो, आराम से लास्ट में अभी इतना 1 घंटे का ब्रेक आएगा, उसमें डिस्कशन ही तो करनी है, तो टेक अ ब्रेक,
थोड़े लंबे ब्रेथ लो, यहाँ पे सुनो आराम से। मेरे लिए तो ये टफ है पढ़ाना, मतलब इसमें फ्लो भी नहीं बन पाता, मैं इसको स्किप कर दूंगी, अगले आर्टिकल पे चलती हूँ, वो इजी है। तो थोड़ा ध्यान से, है ना, सभी की कंट्रीब्यूशन होती है, कोऑपरेटिव, नहीं तो पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी यही हो सकती है मैं क्लास बंद कर दूं अभी। ठीक, तो ध्यान से सुनो इसको। करंट अकाउंट की बात चल रही थी तो बस इतना सा बोला, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में मिलता है। जैसे आप बैंक भी जाते हो तो वहां पे वो देख लेते हैं, जब ट्रांजेक्शन आपकी पासबुक में आप उसको फिलअप करवाते हो, वो बोलते हैं पैसा ज्यादा हो गया है जेब में, सेविंग अकाउंट में करवा दो या फिक्स डिपॉजिट करवा लो, बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं ज्यादातर। बाकी एसआईपी का सजेशन देते हैं जितने भी आपके प्राइवेट बैंक होते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा लो, इतनी परसेंटेज आपको प्रॉफिट रहेगा इफ कंपेयर टू द जो गवर्नमेंट बैंक है आपके। हाँ, वो भी आ जाती हैं। तो मतलब एसआईपीज आप में से लगाई भी होंगी कईयों ने, जिनके पास अर्निंग है, तो किसी ने 2000 की लगाई होती है, किसी ने 500 की लगाई होती है, वेरी करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब मतलब उसमें भी फिर कॉर्पोरेट और रिटेल्स आ जाते हैं। हाँ, ओके। इसके बाद आती है एमएसएफ। एमएसएफ जैसे आपने बोला कि किसी बैंक के पास जेब में से पैसा ही निकलता जा रहा है, तो एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करी जाती है कि अगर आपको लगता है बैंक एग्जॉस्ट करने वाला है, तो एक आपको ओवरनाइट लोन मिल जाएगा फ्रॉम आरबीआई। तो ये बैंक्स के लिए एक फैसिलिटी है, दैट इज एमएसएफ। इमरजेंसी केसेस में यहाँ पे भी लोन आप एक्सेस कर सकते हो। ये 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है, 24 घंटे के विद इन ही आपको फिर 24 घंटे की टाइमलाइन रहती है फॉर द एमएसएफ। जैसे इसके लिए फिक्सिंग करी गई है, रेपो रेट प्लस 0.25%, मतलब इस पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एट द स्पॉट फटाफट से लोन प्रोवाइड करा गया था। तो 0.25% से लेके अप टू 1% ऑफ एनडीटीएल। अब एनडीटीएल जब भी लिखा जाएगा वो डिमांड डिपॉजिट्स, हाँ वो उसी की बात कर रहा है। तो ये फिक्स रखा हुआ है पॉइंट, मतलब रेपो रेट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 2.25%, इससे 1% तक की इसकी लिमिट इंक्रीज कर सकती है। ये एमएसएफ की कैटेगरी में है सिर्फ, ये लिमिट वेरी करती है। आगे देख लेंगे कि करंट कितना चल रहा है। एलएफ हो गया वासु, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसी में आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को पढ़ा, ये शॉर्ट टर्म आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरीज ओएमओस, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे सिर्फ एक ही चीज परचेज या सेल करी जाती है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी इसमें भी आप 5-7 वैरायटीज पढ़ोगे, पर उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रही, उसमें ट्रेजरी बिल्स भी आएंगे, टाइम लिमिट के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो जैसे ही अगर ये परचेज करी तो किसी, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने कार खरीदनी है, कार मेरे पास आ जाएगी और मैं क्या दूंगी, इनडायरेक्टली पैसा दूंगी। तो यहाँ पे भी सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर खरीदी आरबीआई ने तो क्या होगा, पैसा जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी दोबारा से। और अगर सेल करी तो मतलब पैसा ले लिया वापस से, पैसे को एब्जॉर्ब कर लिया, वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पब्लिक से पैसे को खींच लिया। एक आता है आपका एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, हुआ क्या कि जो पैसा था, लिक्विडिटी थी, वो बहुत ज्यादा हो रखी थी मार्केट के अंदर। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब तक आएंगे, मीटिंग होगी पहले एमपीसी की, तो ये जो एमएसएस है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ये एक तरह से सोखने का काम करती है। फटाफट से एक्सेस लिक्विडिटी को आप पीछे कैसे खींचोगे, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर बनते हैं। मतलब फटाफट से लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एमएसएस रखा हुआ है। उसके लिए मीटिंग बैठेगी पूरी, अभी एमपीसी बैठेगी, देखेगी कि कितना सजेशन होना चाहिए, वो जो एक्सटर्नल मेंबर्स है उनको सजेस्ट करेंगे, वो सारी प्रोसेस के तहत ये क्या करेंगे, फटाफट से लिक्विडिटी खींचनी पड़ेगी, अदर हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ सकती है। तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत आप देखते हो। एक आते हैं टर्म रेपोज। टर्म रेपोज जो है, ये टर्म है पूरी, ऐसे टर्म रेपोज, ऐसे मत सोचना कि रेपो टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा एक वर्ड है टर्म रेपोज। ये फिक्स टाइम के साथ होते हैं, मतलब आपने 7 दिन के लिए लेना है, 14 दिन के लिए लोन उठाना है, 28 दिन के लिए लोन उठाना है। ये टाइम जो है ये सेट करी गई है कि आपने वापस भी करना है इसी टाइम लाइन के अंदर, जो जो लिखी हुई है यहाँ पे टर्म रेपो, मतलब टर्म फिक्स कर दिया, टेन्योर फिक्स कर दिया, जो पैसा आपने उठाया था वो आपको फिक्स टाइमिंग के तहत ही वापस करना पड़ेगा। तो 7 हो गए, 14 हो गए, 28 हो गए। जैसे आप एनपीए भी पढ़ोगे अभी इकोनॉमी के अंदर, बैड लोन्स जिसको बोलते हैं, कितने दिन आ जाते हैं, लिमिटेड 90 डेज का रहता है। उसके बाद भी नहीं करेंगे तो थोड़े से दिन वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो होती है बैंक या फिर जिस बंदे को पैसा दिया गया है, ट्रस्ट बिल्डिंग में कर दूंगा यार, थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, फिर ट्रस्ट टूटता है तो दिवालिया निकल जाता है, जब बहुत एक्सेसिव लोन उस पर्सन ने उठाया होता है। तो ये जो टर्म रेपोज होते हैं, यहाँ पे लॉन्गर टर्मर की जो लिक्विडिटी है और बेटर ट्रांसमिशन उसको कंडक्ट करा जा सके, तो टाइमलाइन आपने फिक्स कर दी कि इतने ही दिन का आपने उठाया था, इतने ही दिन में आपको वापस करना पड़ेगा, 7, 14, 28 दिन, इस तरह से ये वेरिएशन हो सकती है। हाँ, जैसे येस बैंक था, तो येस बैंक के लिए फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करी गई थी, अब तो उसका रिवाइवल आ चुका है ना, भी स्टेबल है इफ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ऐसे नहीं होता। अभी देखो बैंक जो होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। एक ऑप्शन आपने देखी CRR, ये किसके पास थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठा लिया। एक लोन की फैसिलिटी, देखो अब आप मुझे बताना कि पहले किसके लिए जाएगा बैंक, जिसका दिवालिया निकलने वाला है, जिसके पास शायद क्रैशेस आने वाले हैं, रुकना। एक आपके पास आएगा एसएलआर। अब एक तरफ है आपके पास जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी, जो ओवरनाइट आपको मिल जाएगी। ये कैश रिजर्व रेशो है, जो आपने आरबीआई के पास देखा था कि मैं ज्यादा लोन में ना दे दूं, तो आप संभाल के रख लो इसको। एंड देयर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये बैंक ने अपने ही पास रखा था। पहली प्रायोरिटी किसको देगा बैंक? एमएसएफ। एमएसएफ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ एक एसएलआर भी है, पहले एसएलआर फिर दूसरे पे, तो उसके लिए टाइम लगेगा ना। ये 24 घंटे के विद इन चाहिए, अब ये 24 आवर्स के, इसको तो टाइम लग जाएगा। देखो ये जो एमएसएफ का कॉन्सेप्ट था, ये आया था 2011 में, कि बैंक्स जो है अपना बार बार सीआरआर वापस ना ले, तो पहली जो फैसिलिटी ऐड करी गई थी वो एमएसएफ की थी। जब आप खाली होने लगोगे, पहली जो ऑप्शन रहेगी वो एमएसएफ की रहेगी। तो इसको ऐड ही तभी करा गया था। अभी मार्जिन आया नहीं, मार्जिन पे मैं जा रही हूँ। हाँ, तभी ये इमरजेंसी में यूज करा गया एमएसएफ का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये सिचुएशन भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, कि इतना शायद वो पैसा रिजर्व ही नहीं था, तो उसके बाद तो कंडीशन खराब होनी है, दिवालिया निकलना ही है उस केस में। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एग्जॉस्ट हो गया, पर इसमें 24 आवर्स की लिमिट लगा दी गई है। अगर आप पैसा वापस कर पाओगे तभी आप एमएसएफ के लिए लायबल हो। जैसे आपने बोला कि कैश रिजर्व रेशो, अब लग रहा है कि इतना तो लोन उठा के फायदा नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन आ गई, तो फिर सीआरआर के लिए जाया जा सकता है। और यहाँ पे तो आपको फिर ना तो इंटरेस्ट रेट की अर्निंग थी, ना तो आपको इंटरेस्ट रेट वापस करना था। तो पहली जो 24 घंटे के अंदर जिन बैंक्स को लगता है कि नहीं मेरे पास पैसा आ जाएगा अगले दिन दोबारा से, वहां पे पहली प्रायोरिटी एमएसएफ को ही दी जाती है। तो वो साथ के साथ 24 घंटे के विद इन रिटर्न करना पड़ता है। हाँ जी, मैंने दोनों कंडीशन बता दी। सीआरआर तब जाके यूज होगा जब अब लग रहा है कि सब खत्म है। यहाँ पे पता है आपको कि अगले दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मैं इसको वापस कर दूंगा, तो यहाँ पे पैसे देखना पड़ेगा बैंक को उस हिसाब से। अब यहाँ पे लाख करोड़ की बात चल रही है, ठीक, हम तो 100 के साथ एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन बता दी मैंने आपको, सीआरआर भी और एमएसएफ भी। जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे केस कि 24 घंटे के विद इन ही हम डिमांड को फुलफिल कर देंगे, एमएसएफ। अब लग रहा है कि कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है, पहले अपने रिजर्व गए, फिर जो सेविंग हमने किसी और के पास दे रखी होती है उनको हम मांगना शुरू करते हैं, वो भी नहीं फुलफिल हो पा रही 24 घंटे। और यहाँ पे रिस्क बन जाता है आरबीआई के लिए भी, वो देखते हैं पता नहीं ये बैंक डूब ही ना जाए, पूरी कंडीशनिंग चेक होती है। फिर बैंक पहले अंडर जाते हैं और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे येस बैंक के केस में हुआ था, जापानीज इन्वेस्टमेंट उसमें अट्रैक्ट करवाई थी। ठीक, ओके, वैसे ये सेपरेट टॉपिक है एनपीएस का, तो वहां पे नहीं जाते। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जहां पे बैंक ने अपने एक्सेस फंड सेंट्रल बैंक के साथ रखे होते हैं, यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं रखता। पीछे जब भी आपने रेट्स पढ़े तो वहां पे पढ़ रहे थे ना बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा, यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं होता। तो एक इंटरेस्ट रेट जो पे करना पड़ता है बैंक्स को टू सेंट्रल बैंक, तो वो वाला इंटरेस्ट रेट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। एक आता है आपका एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये हर एक बैंक का डिफरेंट होता है, इसकी जो रेंज है वो आई थिंक 8% से लेके 10% तक की रखी हुई है। जैसे एसबीआई ने बोला है कि 8.50%, मतलब जब भी एसबीआई किसी कंज्यूमर को लोन पे करेगा, मतलब लोन देगा, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है मिनिमम वो 8.50% तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद प्राइवेट बैंक्स भी कंपटीशन में आ जाते हैं। प्राइवेट बैंक बोले कि तुम्हें वहां पे 8.50% पे मिल रहा है, लाओ हम तुमको 7% पे देते हैं, तो कंज्यूमर की मार्केट उधर को भी चली जाती है प्राइवेट बैंक्स की तरफ। और ऊपर से लोन लेना फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स ये टफ होता है, मतलब आम जनता के लिए। वहां पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग पे ज्यादा काम चलता है कि ये बंदा पक्का ही पैसे वापस कर देगा, तो वो सारी सिचुएशन भी बनी रहती है। तो एमसीएलआर ये एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए वेरी करता है। आप इसको सर्च करना, जैसे कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स आएंगे तो उसमें ये आई थिंक 9 से 10% के आसपास है, पर रहेगा इसी रेंज के विद इन। तो ये वेरी करता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। मिनिमम लोन कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना लेना है किसी भी लोन के ऊपर, ये हर एक बैंक का, दैट इज कॉल्ड एमसीएलआर। अब ये आ गई आपकी करंट वैल्यूज, जैसे एसएलआर कितना है इस टाइम पे, 18% है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% तक जा सकती है। तो एसएलआर 18% है। एसएलआर जो रिजर्व कहाँ पे थे, अपनी जेब के, मतलब अपने पास थे, बैंक के पास ही थे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट था जहां पे कोई कोलेटरल नहीं रखा था बैंक ने जब आरबीआई के पास पैसा दिया था, ये 5% है। कैश रिजर्व रेशो 3% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो जो ओवरनाइट वाला फंड था, लोन था, 5.50%। अब देखो 5.50%, वहां लिखा था रेपो प्लस 0.25% से लेके 1% तक हो सकता है, तो यहाँ पे 25 बेस पॉइंट ज्यादा है, मतलब 0.25% अभी के टाइम पे चल रहा है। ये जो एमएसएफ था ना यहाँ पे, कहाँ लिखा था, अच्छा अगले पे था,
ये वाला, ये देखो रेपो प्लस 0.25% अप टू 1% तक जा सकता है। तो अभी जो सेट करा है दैट इज 5.50%। हाँ जी, 1% ऑफ एनडीटी। हाँ ये मैंने बोला, तो अब जहां पे भी एनडीटीएल लिखा है ये एनडीटीएल में से ही काउंट होगा। हाँ दो वैल्यूज है, अप टू 1% बोल रहा है कि 1% तक मैक्सिमम जा सकता है, 0.25% इज मिनिमम। यहां पे क्या लिखा है, करंट एमएसएफ 5.50%, करंट रेपो रेट कितना था 5.25%, कितने बेस पॉइंट ऐड हुए 0.25%। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ मैं भी तो सेम ही बोल, वो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि कोई कोलेट्रल नहीं था, वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट था, जहां पे कोई कोलेट्रल नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो मैंने बोला तो ये 18% एनडीटीएल का आएगा। ये नहीं बोल रही, ये कोलेट्रल की बात कर रहे हैं, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज अ कोलेट्रल रखा गया, ये वो वाला पूछ रहे थे। वो एसएलआर नहीं है, वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, जहां पे कोई कोलेट्रल नहीं आएगा। नेक्स्ट इज रेपो रेट 5.25%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट की बात करी गई है, यहाँ पे 3.35% है, और बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म वाले थे दैट इज 5.50%। बेस रेट, अच्छा ये बेस रेट वगैरह पे नहीं जा रही, यहाँ पे एक करंट ईयर रहता है और एक पास्ट का ईयर रहता है, उसके साथ कंपेयर करा जाता है। ये 8.35% से लेके 10.00 यानी कि 00% तक रहता है। एमसीएलआर, ये जो लिमिट है इसकी ओवरनाइट जो आपने पढ़ा 24 आवर्स वाला, 7.70 से 7.95% तक जा सकता है। सेविंग डिपॉजिट रेट 2.50 तक, एंड टर्म डिपॉजिट जिसका 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है उसके लिए 6% से 6.50% तक का। ये अभी आप पढ़ोगे G6 जब आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये डिटेल में, तो इनको इतना ही करना था हमने। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स। अब इसमें तो रीडिंग ही रहेगी क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, फ्रेमवर्क्स आती हैं। पहली आती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, आपको कोई शेयर परचेज करना है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए तक की, अगर इसके ऊपर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो आपको एट द स्पॉट पे करना पड़ेगा वो 20% तक की है, तो मतलब आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। आपने वो जो शेयर थे वो सिक्योर कर लिए कि हाँ जी मैं परचेजिंग करूंगा, पर वहीं पे अगर ये केस होता 20% की जगह पे 80%, क्या आप इसको परचेज करते? 1 लाख के ऊपर आपको 80,000 एट द स्पॉट पे करना पड़ा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना कम होगा लोन उतना ही ज्यादा सैंक्शन आगे जाएगा, शेयर्स आगे, बॉन्ड्स आगे, वो आगे उतने ही जाएंगे। तो ये कम रखा जाता है, मतलब ट्राई करी जाती है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम है। ये देख लो, हाई मार्जिन का मतलब है कि लोन जो होंगे वो कम सैंक्शन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कोई नहीं डिपॉजिट करेगा उस टाइम पे। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। बस कुछ नहीं, कंज्यूमर जो है वो लेंडिंग प्रैक्टिसेस आराम से कर सके तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मिलते हैं। जो ईएमआई से रिलेटेड यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी डिसाइड करी गई हैं। सैलरी वगैरह स्लिप ली जाती है ना जब लोन आप खरीदते लेते हो फ्रॉम द बैंक्स, तो वो बोलते हैं कि सैलरी स्लिप लेके आओ। क्यों लेके आते हैं? ताकि पता तो लग जाए ये ईएमआई रिटर्न भी कर पाएगा, ऐसे ना हो रीपेमेंट ही बाद में करनी पड़े, ऐसे ना हो वो स्किप कर जाए, तो उसी पर्पज से लाई जाती है। और कोलेट्रल पे, जैसे मान लो आपने होम लोन लिया, कोलेट्रल पे क्या रखते हैं वो उसी घर का सारा जो आपने आर्किटेक्चर से बनवाया होता है डिटेलिंग, वो उनके पास होता है, नक्शा क्या जो होता है उनके पास ऐसा कोलेट्रल की तरह रहता है कि ईएमआई देनी पड़ेगी। हाँ अब चलो वो एक्सेप्शनल केस आया, उनको लोन भी नहीं जल्दी मिलता, बड़ी दिक्कतें फेस करते हैं। मॉरल सुएशन में आरबीआई परसुएड करता है अपने बैंक्स को, किस चीज के लिए? कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, जो हमने एमपीसी सेट करी है, जो कमिटी के थ्रू पॉलिसी रेट सेट करे गए थे। देन देयर इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब नॉन कोऑपरेटिव हुआ बैंक ने कोई बात नहीं सुनी ढंग से आरबीआई की, तो इस केस में फिर पेनल्टी वगैरह लगती है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट एज अ पेनल्टी की फॉर्म में इंप्लीमेंट करे जाते हैं। देन राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब कितने पैसे का आउटफ्लो रहेगा फ्रॉम आरबीआई टू पब्लिक की तरफ को। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे बताई जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ के आनी है आज, कियोस्क बैंकिंग। किसी को अगर पता है तो बता भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का इनिशिएटिव है, जरूरी नहीं है। कियोस्क बैंकिंग ये आप पढ़ोगे, इजी है, कुछ नहीं, रीडिंग ही करनी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए इनिशिएटिव में है क्या। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर मैंने इसका मेंशन करा है, तो इसी से लेना देना होगा, विलेजेस के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। इसको पढ़ लें जरूर से, स्टेट एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। कियोस्क बैंकिंग इनिशिएटिव इस तरह से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर बैंकिंग देख लो, यहाँ पे आरबीआई ने मैंडेट करा है बाकी के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कि आपने क्या करना है, सारा लोन ऐसे नहीं करना ट्रस्ट बिल्डिंग पे, जो बड़े बड़े आदमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको ही दे दिया, बाकी सेक्टर्स के लिए भी पैसा बचाए रखना है। तभी तो इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, बेनिफिशियरी उनके होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड
साइड एक्टिविटीज, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप और इंश्योर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जो सोशली इंपॉर्टेंट है पर अंडर फंडेड सेक्टर्स रह गए, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। तो इसी की वजह से एक इनिशिएटिव भी सामने आता है, दैट इज कियोस्क बैंकिंग इनिशिएटिव। ठीक है, ठीक है। आई थिंक अब सिग्निफिकेंस आपको क्लियर है। कंजप्शन हो गया, इंप्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी चीजें पॉलिसी रेट के हिसाब से डिसाइड होती हैं। तो वो जो इन्फ्लेशन टारगेट करी थी 2 ± 4%, 4% ± 2%, इसको ऐसे लिखते हैं, तो 2% मिनिमम एंड 6% इज मैक्सिमम, वो इन पॉलिसी यार बोल रही होती हो, रुक लिया करो। 4 ± यही बोला मैंने, उल्टा लिख दिया, बोला ना मैंने साथ में कि पहले 4 आएगा, 2 बाद में आएगा, पर मिनिमम इज 2% एंड मैक्सिमम इज 6%। हाँ, इट्स ओके। अब चलो ठीक है, ये आरबीआई ने अपडेट्स दिए थे जो आप बजट में भी देख चुके हो कि इस बार का जो जीडीपी फोरकास्ट है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, 7.3% से 7.4% तक जा सकता है। फोरकास्टिंग अगेन अजम्पशन लगाई गई है। Q1 और Q2 में जो जीडीपी की प्रोजेक्शन है, Q1 मतलब 3-3 महीने का जो गैप आएगा, शुरू के जो 6 महीने रहेंगे उसमें हो सकता है वेरिएशन आए, पहले 6.9 और 7% रहे, उसके बाद 6.7 to 6.8% भी जा सकता है। अब ये वाली जो वैल्यू होती है ये चेंज करती है, ये हमेशा आपने बजट पे ही अपडेट करना होता है, मतलब अब अगले साल के बजट में लगेगा पता कि ये चीजें हम अटेन कर पाए। एक क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर करके डिटेलिंग आती है, कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट्स करी जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज अर्बन कंजप्शन, जो रिकवरी है वो शायद इंक्रीज करेगी, रूरल डिमांड स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज हमने रूरल एरियाज के लिए भी लाई थी। जैसे एक इनिशिएटिव मैंने आपको बोला कियोस्क बैंकिंग इनिशिएटिव, तो वो स्पेशली विलेजेस एरिया के लिए था, जो आपके रूरल एरिया से उनके लिए। और इसके अलावा अब जब ये मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठी थी, उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन के साथ तो डील साइन हो चुकी थी, अभी यूएस की नहीं हुई थी, यूएस की आपने परसों ही करी, तो यूएस के एग्रीमेंट को भी पुश मिलेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा था। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का बोला है कि 2% से 2.1% की तरफ जाएगा। सीपीआई लिखा हुआ है, मंथली बेस या वीकली, कितने बोलते हैं मंथली, कितने बोलते हैं वीकली। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई एक बार रीड करके आना। अब कौन से बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, कितने बोलते हैं सीपीआई, चलो ठीक है, कब से, 2014 से। तो सारी जो कंट्रीज हैं वो सारे अब सीपीआई की तरफ स्विच कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर तक के रेट को एनालाइज करता है, और सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड है। होलसेल में आप देखते थे सिर्फ गुड्स ही आती थी, अब इंडिया में भी डिजिटलाइजेशन आया, तो इस वजह से हम भी कहां पे चले गए, टुवर्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये सारी वैल्यूज हैं, और ये Q1 और Q2 की सीपीआई प्रोजेक्शन बताई है कि 4% और 4.2%, फिर एक साल का तो एवरेज निकलेगा ना, तो वो 2.1% के आसपास बोली हुई है। बाकी ये रेपो रेट ये अभी तक अनचेंज ही है। पॉलिसी का स्टांस इस बार न्यूट्रल रहा, 5:1, 5 ने बोला कि उतना ही रखते हैं, एक ने बोला था कि थोड़ा और इसको रिड्यूस करा जा सकता है। एलएएफ स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है कि जो चीज ऐसे है उसको वैसे रख दो, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब द आंते भी एक टर्म आती है, यहीं पे याद कर लेना, अब द आंते, इसका क्या मतलब होता है, हाँ यहाँ पे राइस की बात करी जाती है कि किसी के भाव बढ़ गए तो वैसे अब द राइस। तो स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब इज उल्टा कि जो चीज जैसे है उसको वैसे रख दो, ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज। यहाँ पे राइस की बात करी जाती है, राइस, RISC। और ये आगे आपके बेस पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, दिसंबर में 25 बेस पॉइंट, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, पहले 6.75 तक गया था, फिर 6.50 आया, 6.25 आया, 6.0 आया, तो वो बेस पॉइंट रिड्यूस करते गए। अब एक बेस पॉइंट की जब भी बात होगी तो यहाँ पे 0.01% की बात हुई है, तो उस हिसाब से बेस पॉइंट्स आते हैं। और अभी के लिए जो पॉज है लंबा चलने वाला है, शायद आने वाले 9 से 12 महीने तक, अब देखने वाली बात बाकी की बाद में पता लगेगी। अच्छा मुझे इतना सा बता दो, ये जो एमपीसी की मीटिंग है ये साल में कितनी बार होती है, 4 बार, ठीक है, लग गया ना पता सारा। तो बाकी ये सारे वही की टेक अवेज निकल के आए कि पैसे का जो फ्लो होगा मार्केट की तरफ वो अभी चलता जाएगा।